हेलो, नमस्कार दोस्तों, ईडू सक्सेस केंद्र में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज ईडू सक्सेस केंद्र के माध्यम से आप सबों के बीच जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला आप सबों के बीच लाई गई है। आप सबों का कीमती समय जाया करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल ईडू सक्सेस केंद्र को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो जीव विकास को सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने परिभाषित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज मैग्नॉन मानव को माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए। अगला प्रश्न, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग कब से जाता है जाना जाता है? तो वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन के उद्गम का स्रोत 2 अरब वर्ष पहले से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विकास का मुख्य कारण क्या है? तो विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को ह्यूगो डी व्रीज ने प्रतिपादित किया था। ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आर्कियोपटेरिक्स जुरासिक युग का सबसे पुरानी प्रमाण है जो किसके मध्य की कड़ी है? तो आर्कियोपटेरिक्स जुरासिक युग का सबसे पौराणिक प्रमाण है जो सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मैमथ मैमथ किस वर्ग का पूर्वज है? तो मैमथ हाथी वर्ग का पूर्वज है। किसका? हाथी वर्ग का पूर्वज है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो पृथ्वी पर सबसे पहले नील हरित शैवाल नामक जीव की उत्पत्ति मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होती है? तो तारामीन या स्टारफिश में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क उसमें नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो जीवाणु में 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डायनासोर का उदय किस युग में हुआ था? तो डायनासोर का उदय मेसोज़ोइक युग में हुआ था। किस युग में? मेसोज़ोइक युग में डायनासोर का उदय हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस नामक पौधों में जाइलम वाहिकाओं का क्या होता है? अभाव होता है। जाइलम वाहिकाएँ उसमें नहीं पाई जाती है। किस-किस पौधों में? तो अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस कुल के पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो 5 जगत वर्गीकरण व्हिटेकर ने प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो जंपिंग जीन की खोज मैंक क्लिंटॉक ने की थी। मैंक क्लिंटॉक ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन से क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? डीएनए और एक होता है आरएनए। कौन-कौन ऐसा क्षार है जो दोनों में पाए जाते हैं? तो डीएनए और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन एवं साइटोसाइनिन ये दोनों में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वह समूह जिसके जंतु रात्रिचर होते हैं, जो रात्रि में निकलते हैं, रात्रि में भ्रमण करते हैं, तो रात्रि में इसको दिखाई भी देता है। मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू ये रात्रिचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रात्रिचर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो प्रकाशित जो अभिक्रिया है वह गेना में संपन्न होती है और अप्रकाशित अभिक्रिया एस्ट्रोम में संपन्न होती है। आप याद रखो कि प्रकाशित अभिक्रिया ग्रेना में और अप्रकाशित अभिक्रिया एस्ट्रोम में संपादित होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीली एवं हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो मोलस्का संघ के जितने भी जीव होते हैं, उन जीवों में से कुछ जीवों के जो रक्त होते हैं, वह नीली या हरे रंग की होती है। तो नीली एवं हरी रंग होने का मुख्य कारण है उसके शरीर के अंदर पाया जाने वाला मोय हीमोयासिनिन के कारण ही मोलस्का संघ के जंतुओं के रक्त का रंग नीली एवं हरे रंग का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कवकों और उस्तर पादपों की जड़ों के मध्य कौन-सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? तो कवकों एवं उच्च पादपों के जड़ों के मध्य कवक मूल ये कार्यात्मक सहचार्य के रूप में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ईस्ट और मशरूम ये फफूद फफूद प्रकार के जीव है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो कपास में प्रमुख घटक के रूप में सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। एडिटिंग में गलती है, ये सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज सेल्यूलोज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? किससे निर्मित होते हैं? तो लाइकेन एक सहजीवी है जो कवकों एवं शैवालों के बीच निर्मित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टिकोण से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम तत्व क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो अधिकांश कीट वातक तंत्र के द्वारा क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सेब में सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का कारण क्या है? तो सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का मुख्य कारण है सेब के अंदर पाया जाने वाला एंथोसायनिन। एंथोसायनिन के कारण ही सेब का रंग क्या होता है? बाहर से सेब की जो त्वचा होती है उसका रंग लाल दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो टमाटर का लाल रंग टमाटर में पाई जाने वाली लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग क्या दिखता है? लाल दिखता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस है। क्या है? सोरोसिस शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सांपों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान होती हैं? तो सांपों की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के समान होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निफेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो निफेंथिस खासियाना नामक पौधे भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो चट्टानों पर उगने वाला पादप शैलोदभिद कहलाता है। क्या कहलाता है? शैलोदभिद शैलोदभिद कहलाता है। वह पादप शैलोदभिद कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, घटपर्णी क्या है? तो घटपर्णी जो है एक कीटभक्षी पादप है। क्या है? एक कीटभक्षी पादप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा प्राणी अपनी आत्म जल का संग्रहण करता है? कौन सा प्राणी अपने आत्म में जल का संग्रहण करता है? तो ऊंट एक ऐसा प्राणी है जो रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, जो अपने आत्म में जल को संग्रहित कर कई दिनों तक बिना जल पिए यातायात या अवगमन में अपनी भूमिका निभा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कोलोसड स्क्विड है। क्या? कोलोसड स्क्विड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखा होता है? तो लाल मिर्च में आखिर में क्या होता है जिसके कारण वह तीखा होता है? तो लाल मिर्च में क्या पाया जाता है? कैप्सेसिन पाया जाता है, जिसके कारण लाल मिर्च स्वाद में क्या होता है? स्वाद में तीखा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव हवेल को कहा जाता है। हवेल सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करते हैं? तो रेशम कीड़ा अपने जीवन की प्यूपा अवस्था में, किस अवस्था में? प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को क्या करता है? वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान सदैव एक समान रहता है। सदैव एक समान रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा एक मछली मछली के प्रजाति के अंतर्गत आता है। समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा स्थान स्तनपायी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? स्तनपायी लिखा हुआ, स्तनपायी होना चाहिए। स्तनपायी स्तनपायी। कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं देता है? तो उस स्तनपायी को एकिडना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकिडना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सील किस वर्ग का प्राणी है? तो सील स्तनपायी। क्या है? स्तनपायी। ये भी लिखा हुआ है गलत। स्तनपायी स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कर्क ये क्वेकर्स
क्वेर्कस पौधे से प्राप्त होता है। कॉर्क क्वेकर्स पौधे से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो डॉल्फिन स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अफ़ीम या मॉर्फिन किस पौधे के फल से प्राप्त किया जाता है? तो अफ़ीम या मॉर्फिन ये पोस्ते नामक पौधे के फल से प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने के रोपण में उसके तने का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उसके तने का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लहसुन लहसुन के गंध इसके जगह पे क्या होना चाहिए? इसके जगह पे होना चाहिए गंध। लहसुन के गंध का कारण क्या है? तो लहसुन के गंध का प्रमुख कारण है लहसुन में पाई जाने वाली सल्फर यौगिक की उपस्थिति। सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण ही लहसुन का गंध क्या होता है? लहसुन में गंध होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शुष्क जलवायु में अनुकूलित पौधों को क्या कहते हैं? तो शुष्क जलवायु में अनुकूलित पौधों को मरुद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको मरुद्भिद कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो जो अधिपादप होते हैं वह यांत्रिक सहायता के लिए, किसके लिए? तो यांत्रिक सहायता के लिए वह अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, टिक और माइट किस पर जीव वंश से संबंधित है? किस जीव वंश से संबंधित है? तो टिक और माइट जुगनू जुगनू की चमक से संबंधित है। किससे संबंधित है? जुगनू की चमक से संबंधित है। प्रश्न, सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? सन हेम्प नामक जो रेशे होते हैं वह किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो ये फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? फ्लोएम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? तो लेग हीमोग्लोबिन ये लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? डार्विन की लिखी गई पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो जैव विकास के पक्ष में जीवाश्मों से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो जीवों के विकास के उद्विकास के संदर्भ में सैलामेंडर, उसके बाद अजगर और कंगारू, ये जो अनुक्रम है यह सही अनुक्रम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किन कशेरुकी जीव में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं? कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित अर्थात उसमें कंकाल होते ही नहीं है। तो सरीसृप वर्ग के कशेरुकी जीव में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र क्या पाया जाता है? इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो ये किसके द्वारा बाहर निष्कासित होते हैं? तो अफरा भाग के द्वारा। किसके द्वारा? अफरा भाग के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो चमगादड़ जो है यह नियततापी होता है। क्या होता है? नियततापी प्राणी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान की पैलिओन्टोलॉजी पैलिओन्टोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु नहीं सकता, यहाँ पे छूटा हुआ, उड़ नहीं सकता, कौन ऐसा पक्षी है जो तेज गति से तो दौड़ सकता है किंतु उड़ नहीं सकता है? तो उस पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग, जिसमें ये लक्षण एवं गुण पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हैलोफाइटस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलोफाइटस कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाए जाते हैं? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी ये मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? आंत में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लिग्निनन नामक पदार्थ जमा रहता है। तो ये लिग्निनन नामक पदार्थ कहाँ जमा होता है? तो ये जाइलम के ऊतक पर जमा होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? तो ये इस प्रवस्था में बनते हैं। किसमें बनते हैं? तो ये इस प्रवस्था के अंतर्गत बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए लगाने में किस जीव का महत्व है? अर्थात कोई व्यक्ति डूब के मर जाता है तो उसकी जाँच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके जाँच के लिए डाटम का प्रयोग किया जाता है। डाटम के प्रयोग से ही पता चलता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पपीते का पीला रंग किस कारण से होता है? किस कारण से पपीते का रंग पीला होता है? तो पपीते में पाए जाने वाला कैरिका ज़ैंथिन की उपस्थिति के कारण ही पपीते का रंग कैसा होता है? तो पपीते का रंग पीला होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो पौधे के तना भाग से क्या होता है? हल्दी की प्राप्ति होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी शैवाल
यहाँ पे एडिटिंग में गलती हुआ, इसके जगह पे क्या होना चाहिए? इसके जगह पे होना चाहिए किस, किस और ये शैवाल होना चाहिए, शैवाल। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लैमिनेरिया नामक शैवाल से क्या होता है? आयोडीन का निर्माण होता है, नमक का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के यौगिक के रूप में परिवर्तित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो उस यौगिक को राइज़ोबियम कहा जाता है, जो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के यौगिक के रूप में परिवर्तित कर देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जीव द्रव को संकुचित कर देता है और संकुचित होने के कारण उसमें जो भी जीवाणु होते हैं, वह क्या हो जाता है? वह जीवाणु मर जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कवक कोशिकाओं में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन-सा है? तो कवक की कोशिकाओं में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ को ग्लाइकोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको ग्लाइकोजन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तालाबों तथा कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो तालाबों या कुओं में गैबुसिया नामक फिश, ये मछली की एक प्रजाति है, जिसको छोड़ने से क्या होता है? मच्छर क्या हो जाते हैं? नियंत्रित हो जाते हैं। ये मच्छर के लार्वा को खाकर मच्छरों की प्रजाति को बढ़ने पर क्या करता है? नियंत्रण लगाता है, अंकुश लगाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इष्ट कोशिका में कौन-सा मुख्य बीकर पाया जाता है? बीकर को ही क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। तो बीकर कोशिका में जाइमेस नामक क्या होता है? एंजाइम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो सिंकोना नामक वृक्ष की छाल से क्यूनिन या कुनैन प्राप्त किया जाता है, जो कैंसर रोग के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। किस रोग के? कैंसर रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो वंशागति नियम को प्रतिपादित करने के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का उपयोग किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन क्या है? तो सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन एब्सिसिक अम्ल है, एब्सिसिक एसिड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो जितने भी एंजाइम होते हैं, वह 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य क्या होते हैं? सर्वाधिक सक्रिय हो जाते हैं।